वेलकम बैक क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम लास्ट अपनी वीडियोस में बात कर चुके हैं अबाउट द न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम सेल के स्ट्रक्चर को डिटेल में बात करेंगे, इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट इट्स कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। उसके बाद हमने सेल के ब्रेन की बात करी विच इज द न्यूक्लियस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। Fine. So today we are going to talk about two major important cell organelles, mitochondria and endoplasmic reticulum. Okay. So let's begin with the first cell organelle. What are cell organelles basically? सेल ऑर्गेनेल्स से हमने बात की थी बेटा कि सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। सो एवरी सेल ऑर्गेनेल हैज अ डिफाइंड फंक्शन और वो अपना फंक्शन, डिफाइंड स्ट्रक्चर है, डिफाइंड फंक्शन है और वो चलता रहेगा। हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स, हमने जैसे बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स आर द न्यूअर सेल्स या फिर इवॉल्व हो रखे हैं विद टाइम। सो हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म अ ग्रेट डील ऑफ बायोकेमिकल एक्सरसाइजेस in order to support life by well maintained composition of their constituents. To that end, eukaryotic cells comprise various subcellular components. So cell organelles are subcellular components, मतलब सेल के अंदर ही उसके छोटे components हैं, subcellular components which are delegated specific roles. उनका specific role है या specific function है बेटा for proper functioning of the cells. These subcellular constituents are called cell organelles. In this section we are going to discuss about cell organelles. What are cell organelles? Cell organelles are subcellular components. सेल के अंदर छोटे छोटे अलग अलग components होंगे जिनका एक particular structure होगा and they will have a specific role और function. So they will have a specific function और उसको वो function perform करना होगा. ओके ताकि पूरा सेल अच्छे से फंक्शन कर पाए। अगर पूरे सेल्स अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं तो पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। फाइन। सो वी जस्ट नीड टू नो दैट दे आर सब सेलुलर कंपोनेंट्स, दे हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे हैव स्पेसिफिक रोल्स इन द सेल सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन फंक्शन प्रॉपरली। ओके, सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं देन इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया तो हम उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, माइटोकॉन्ड्रियन इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर। सो कॉलिकर वाज द साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रियन फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट वाज बेंडा वाज द साइंटिस्ट हु नेम्ड इट। ओके, सो mitochondria was named by Benda and mitochondria was first observed by Koliker. Okay, so it is present in the eukaryotic organisms. I told you कि ये all the organelles that I am going to talk about, they are present in only eukaryotic cells. Now the structure. अब structure क्या है? हर cell organelle का we have to read about the structure, then where it is located, its location and its function. Okay, so let's start with the structure. Mitochondria are rod shaped structures. Rod कैसी होती है बेटा? Something of this kind. Okay, oval pressed. So rod shaped structure है, surrounded by double membrane covering. So it has two membranes. Okay, so it is a double membrane organelle. The outer membrane is smooth and porous. जो बाहर वाली membrane है, there are two membranes. One is called as the outer एंड जो बाहर है उसको बोलते हैं आउटर एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज इनर, जो अंदर की तरफ है। जो आउटर है बेटा इट इज काइंड ऑफ स्मूथ एंड पोरस। पोरस मतलब पोर्स होंगे बहुत सारे, पोर्स मतलब छेद। सो स्मूथ होती है वैसे और बहुत सारे छेद होते हैं। और जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है इट इज थ्रोन इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। We are going to see the diagram as well. Finger like projections होंगे उसके अंदर and these are called as crista. These finger like projections are called as cristae and the cristae provides the increased surface area for more efficient metabolic activities. Suppose
Let me draw a rough diagram for you of mitochondria. This is rod shaped. Suppose this is the outer membrane, then we have one inner membrane which forms the finger like projections. ये inner membrane है बेटा. So now we have outer membrane and we have inner membrane, and then inner membrane में we have finger like projections. These are called as crystal. Okay, so now what happens, इन finger like projections की वजह से जो surface area है वो हमारा बढ़ जाता है. जैसे हम पहले भी सरफेस एरिया की बात कर चुके हैं बेटा कि हाउ सरफेस एरिया इंक्रीजेज. ओके, सो जैसे अगर ये नॉर्मल ऐसे होती, इफ इट वुड हैव बीन लाइक द आउटर मेम्ब्रेन, तो सरफेस एरिया जो होता वो कम होता. अब ये इतने सारे फोल्ड्स बन गए हैं फिंगर लाइक, उसकी वजह से जो सरफेस एरिया है हमारा वो बढ़ जाता है, ताकि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल में होनी है वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके उनको और ज्यादा से ज्यादा हो पाए. ओके, द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एंजाइम्स. मेजरली जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें बेटा, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, रेस्पिरेशन का जो लास्ट में जिस रेस्पिरेशन से हमको एनर्जी मिलनी है वो सब जो होना है वो सब होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो इट हैज एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. So the mitochondria contains their own DNA. One more important thing कि इनके पास अपना DNA होता है और वो DNA माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. That's why it is known as mitochondrial DNA. अब हमने बात की सेल का जो मेजर DNA है that will be in the nucleus, जो कि एक से इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में. But mitochondria also have their own DNA. It is known as mitochondrial DNA. Now what is the location? लोकेशन इज दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल में भी होंगे. सो दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. अब बेटा फंक्शन है, वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर देन द लोकेशन. अगर अब मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? इट इज इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स होंगे जो सेल के रेस्पिरेशन में आएंगे और उसके बाद ये एक एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इट गिव्स एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. इट इज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, दस रिलीजिंग एनर्जी. एनर्जी रिलीज कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है. बट देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? सेल को एनर्जी कौन देता है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया. अगेन एंड अगेन आस्क क्वेश्चंस इन many exams that who is the powerhouse of cell, या which organelle is known as the powerhouse of cell. So the powerhouse of cell is mitochondria. The cells use this energy for performing cellular functions. Cell अपने सारे function करने के लिए इस energy को use करेगा. And mitochondria synthesizes respiratory enzymes. मैंने बात करी respiration से जो involved enzymes हैं वो हमारे mitochondria के अंदर है. These special enzymes and substances help in generation of energy in form of ATP. जो हमारी यहाँ हमने बात करी that it is the power house of cell, और ये एनर्जी रिलीज करेगा. सो जो ये एनर्जी रिलीज करता है ये ATP की फॉर्म में रिलीज करता है. द फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये इसके स्ट्रक्चर पे बेस होता है. दैट यू विल बी रीडिंग लेटर ऑन. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो रेगुलेट द कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन इन द सेल्स. क्या करता है, ये जो सेल्स के अंदर कैल्शियम होता है उसको अपने अंदर लेके बैठ जाता है, उसको स्टोर कर लेता है. जब फिर सेल को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम ये रिलीज कर देगा. सो इट वर्क्स एज अ स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम आयन बाय स्टोरिंग देम एंड रिलीजिंग देम एज पर द नीड. अगर जरूरत होगी तो उसको रिलीज कर देगा. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस की सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है ये. इट रिलीजेस एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एंड इसके अलावा कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन को ये मेंटेन करता है. नाउ देयर इज अ डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, देयर आर टू मेम्ब्रेन्स गिवन. वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, देन द नेक्स्ट वन इज इनर मेम्ब्रेन विच इज फोल्डेड. ओके, दीज फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रिस्टा. देन द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. मतलब
दो मेम्ब्रेन्स के बीच की स्पेस, इंटर मतलब बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। सो आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, और दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, उसमें हमारे F0 F1 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। यू डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग इन डिटेल, बट ये पता होना चाहिए कि F0 F1 कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होंगे और जहाँ पे बेसिकली ATP प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है। एंड इसीलिए ये सारी जो है ये फिंगर शेप प्रोसेसेस हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सेस कैन बी देयर एंड there can be more and more generation of energy. Okay, then it has its own DNA and its own ribosomes. माइटोकॉन्ड्रियल DNA है इसका खुद का, ये जो पर्पल कलर का कोइल पड़ा है, एंड देन ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये इसके राइबोसोम्स हैं। यू नीड टू नो दिस स्ट्रक्चर, यू नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर अच्छे से। उसी के अकॉर्डिंग आपको फंक्शंस इसके समझ में आ सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस और कहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन है। सो दिस वाज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, यू नीड टू नो अबाउट इट वेरी वेरी अच्छे से। ओके, सो द नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द सेकेंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा में, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। ओके, सो प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क पड़ा होता है मेम्ब्रेन्स का, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलम, विच इज कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवलप। जैसे ही हमारा न्यूक्लियस खत्म होता है, सपोज दिस इज अ सेल एंड सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो हमारा आ जाता है वो आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम छोटे से लिखते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस का जो बाहर की कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। गार्नियर वाज द साइंटिस्ट जिसने पहली बार इसको देखा। हु कॉइन्ड द टर्म, इसने इसको बोला एर्गेस्टोप्लाज्म। गार्नियर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम देखा और जो इसने नाम दिया वो दिया इसने एर्गेस्टोप्लाज्म। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ गई उस टाइम पे, लेटर ऑन इट वाज अगेन सीन एंड इसको फिर रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, दिस नेम वाज गिवन बाय पोर्टर कि it is a network of membranes and this was seen in the electron microscope and the name endoplasmic reticulum was then given by Porter. Okay, now the structure of endoplasmic reticulum, the structure is basic structure. Now we know that ये nuclear envelope से start होगा and it is a network of membranes. इतना हमको पता है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये ऐसे मिलके एक ट्यूब्यूल्स बना लेती हैं और बहुत सारी मेम्ब्रेन्स ऐसे ट्यूब्यूल बना लेंगी और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। देन सो बहुत सारी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन हो जाती हैं। दीज आर ट्यूबुलर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स। द स्पेसेस आर फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। दिस फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। Okay, so this fluid is called as endoplasmic matrix. It is made up of 3 types of structure. जो हमने आगे उसमें डायग्राम में देखेंगे, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्न, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्न्स, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, लेट्स सी इन द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है, दिस फर्स्ट थिंग इज सिस्टर्न। उसके बाद जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा वेसिकल, और इसके बाद जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है ट्यूब्यूल्स। दीज आर द ट्यूब्यूल्स। wait, just hold on. Cistern. Okay, so now cistern में क्या होता है बेटा, जो ट्यूब्यूल्स हैं ये पैरेलली अरेंज होती हैं, ऐसे डिस्क जैसी बन जाती हैं और पैरेलली अरेंज होती हैं। ये तो हमारा होता है सिस्टर्न। वेसिकल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑलमोस्ट राउंड या ओवल शेप के जो हैं वेसिकल्स फ्लूइड फिल्ड बन जाते हैं,
ओके। एंड ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, देयर आर इरेगुलर, ओके, दे आर इरेगुलर, की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, यहाँ से इसकी ब्रांच निकल गई, यहाँ से इसकी निकल गई, यहाँ से इसकी, दीज आर द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स में ब्रांचिंग हो जाती है, इरेगुलर शेप आ जाती है। नाउ लेट्स गो टू द प्रीवियस स्लाइड एंड सी दैट द वेसिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वेसिकल्स तो सैक जैसे भरे हुए हैं। देन सिस्टर्न्स आर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर पैरेलली अरेंज्ड, कि फ्लैट, जैसे इसको हमने सैक को अगर पिचका दिया तो फ्लैट हो जाएगा और उसके बाद वो पैरेलली अरेंज हो जाते हैं। एंड द ट्यूब्यूल्स आर इरेगुलरली लोब, ट्यूब्यूल्स जो है हमारी इरेगुलर होती हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स बेटा। जब भी हम फंक्शन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब हमको पता होना चाहिए दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो में डिवाइड किया हुआ है। अगर वो रफ दिख रहा है तो रफ बोला और अगर वो स्मूथ दिख रहा है तो उसको स्मूथ बोला। सो व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, तो ऐसा लगता है डॉट्स डॉट्स पड़े हैं एंड इट लुक्स रफ, इसलिए उसको बोला रफ। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच पोजेसेस द राइबोसोम्स has rough surface and hence called as rough endoplasmic reticulum, and the endoplasmic reticulum which does not possess ribosomes has a smooth surface and called as smooth endoplasmic reticulum. Now smooth endoplasmic reticulum is mainly composed of tubules and vesicles. जो हमने इसके स्ट्रक्चर की बात करी इसमें तीन टाइप के होते हैं, सिस्टर्न्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो अगर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स हैं वो ज़्यादातर स्मूथ में मिलेंगे, और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूँ तो दे विल बी सिस्टर्न्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्न्स और ट्यूब्यूल्स से मिलके बनेगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नाउ ये हम कर चुके हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड बेटा दिस शोज कि आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये रेड रेड है बेटा दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड वेयर इज इट्स लोकेशन, लोकेशन की मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी के कंटिन्यूएशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड दे आर कंटिन्यूअस विद द plasma membrane on the outside and nuclear membrane on the inside. Okay, so nuclear membrane on the inside. So ये हमने बात कर ली है उसके लोकेशन की, we can see it in the diagram as well. उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं बेटा, it is a huge network of, हमारा huge network है, दिस इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड मेम्ब्रेन्स का जो नेटवर्क है इसके अंदर हमारी कोई रिएक्शन चलती रहेंगी। उसके अलावा जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट हैज राइबोसोम्स, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस में राइबोसोम्स होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके अंदर राइबोसोम्स नहीं है दे विल बी एसोसिएटेड विद लिपिड सिंथेसिस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क। हमने बात करी कि मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क पड़ा है सेल के अंदर, सो दैट गिव्स अ फ्रेमवर्क टू द सेल, सेल को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। उसके बाद इट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टू टेक प्लेस। जैसे हमने बात करी कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं और ऐसे सेल के अंदर पड़ी हुई हैं, सो देन दे प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। उन सारी मेम्ब्रेन्स के बीच में कोई भी पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा हो सकता है। इट फॉर्म्स एन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे हमने बात करी दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर एनवलप से स्टार्ट होता है एंड एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा सकता है। तो सेल के अंदर का जो ट्रांसपोर्ट है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट जो भी होना है, दैट कैन अकर थ्रू द endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, I told you, it has ribosomes. That's why it is responsible for synthesis and transportation of proteins. It occurs because of ribosomes. क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं और वो राइबोसोम्स जो हैं वो सिंथेसिस करेंगे और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है वो ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन्स को। नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ओके, also
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर सेल्स, हमारी जो लिवर होती है उनके सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन करती है बहुत सारी ड्रग्स की। जो भी ड्रग्स सपोज या कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है उसको हमने डिटॉक्सिफाई करना है, उस डिटॉक्सिफिकेशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस विच वी नीड टू नो अबाउट द फ्रेमवर्क। उसके बाद जो है ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। देन वी नो अबाउट रफ जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा लिपिड्स का सिंथेसिस करेगा एंड लिवर सेल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा ड्रग्स का। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ये सबसे अंदर जो दिखाया वो आपका न्यूक्लियस दिखाया है। ये जो है हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, उसी न्यूक्लियर एनवलप की कंटिन्यूएशन में जो बनना शुरू हो गया है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऊपर जो जिसमें डॉट्स आपको ये दिख रहे हैं तो ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज डॉट्स आर राइबोसोम्स, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। दीज डॉट्स विच आर प्रेजेंट दीज आर राइबोसोम्स। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं है। ओके, एंड इट इज मेनली यू कैन सी ये मेनली वेसिकल्स का बना हुआ है और ये जो हमारा जो मेनली बना हुआ है ये सिस्टर्न्स का बना हुआ है जो कि पैरेलली अरेंज्ड हैं या थोड़ी बहुत ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर। सो अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, उसके अलावा भी कुछ हमने स्ट्रक्चर्स में बात करी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंसेस हैं। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ द राइबोसोम्स, क्योंकि उसी के बेसिस पे इनको नाम दिया है। सो दे डू नॉट पोजेस राइबोसोम्स, इनके पास नहीं है, दे हैव राइबोसोम्स। ठीक है, नाउ दे हैव राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स है तो व्हाट दे विल बी डूइंग, they will be doing formation of proteins. They don't have ribosomes, so they are concentrated with the synthesis of fats या फिर lipids. हमने बात करी lipid synthesis होता है यहाँ पे, and they are also associated with the detoxification of toxic substances. Next हमने बात करी थी जो स्ट्रक्चर में that they are formed of vesicles and tubules, और ये जो बनेंगे cisterns and tubules के बने होंगे। उसके बाद जो हमने बात करी थी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो थोड़ा सा दूर होता है, टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज नियर द न्यूक्लियस, तो सेल के अंदर की तरफ होता है। सो दे आर पेरिफेरी मतलब बाहर। ठीक है, सो सेल के बाहर की तरफ जो अरेंज होता है, पेरिफेरली लोकेटेड मतलब बाहर की तरफ, एंड कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल के बाहर की मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे दे आर प्रेजेंट डीप इन द साइटोप्लाज्म एंड कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेरोसोम्स इन प्लांट सेल्स, दिस वी विल टॉक लेटर। बट यहाँ पे अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, आगे हम लाइसोसोम्स पढ़ने वाले हैं। जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके लाइसोसोम बनाते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट्स फंक्शन, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स के बेसिस पे दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, दोनों के फंक्शंस अलग हैं, दोनों की लोकेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, सो दिस वी नीड टू नो इन डिटेल कि उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके लोकेशन में क्या डिफरेंसेस हैं और उसके फंक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। We have covered two important cell organelles today, mitochondria and then endoplasmic reticulum. We are going to continue with our cell organelles in next videos, which will be followed by this. Thank you so much for listening so patiently. In case of any doubt, please contact on the school phone number. Thank you so much.